मॉर्निंग स्टूडेंट निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम परिपक्वता एवं सृजनात्मकता के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आपको सृजनात्मकता, कल का जो चैप्टर था वो था सृजनात्मकता और बुद्धि, उसका कुछ पार्ट हमसे कुछ रह गया, उसके बारे में ही हम इससे पहले अध्ययन करवाएंगे कि कार्ल श्रोवर ने कल कहा था कि जो बुद्धि होती है, जो परीक्षण करवाया था उन्होंने किसना, शैक्षिक परीक्षण, टी परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, उन परीक्षणों के आधार पर उसने कुछ तत्व बतलाए थे। कार्ल रोगर के अनुसार उन्होंने बताया था, कार्ल रोगर ने बतलाया, नंबर 1 उन्होंने बात बतलाई कि तत्व एवं अवधारणाओं के साथ खेलना, तत्व एवं अवधारणाओं के साथ खेलना, तत्व एवं अवधारणाओं के साथ खेलना क्या हो गया, सृजनात्मकता होना। तत्व एवं अवधारणाओं के साथ खेलना किसने कहा, कार्ल रोगर ने। पहला जो पॉइंट बताया उन्होंने कहा था तत्व एवं अवधारणाओं के साथ खेलना, अर्थात नवीनता देना। जो पहले जो लिखा गया है या पहला जो बतलाया गया है, किसी वस्तु, पदार्थ, कोई भी चीज है, उसमें नवीनता देना क्या होगी, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। दूसरा पॉइंट बताया उन्होंने, सृजनशील बालक नवीन अनुभवों के लिए अधिक व्यग्र, सृजनशील बालक नवीन अनुभवों के लिए अधिक व्यग्र मतलब व्याकुल, चिंतित, अधिक व्यग्र होते हैं, अधिक चिंतन रहते हैं, होते हैं। क्या कहा है कार्ल रोगर ने कहा है कि जो सृजनशील बालक होते हैं वो नवीन अभिनवों के द्वारा, नवीन टेक्निकों के लिए व्यग्र रहते हैं, चिंतित रहते हैं। अब इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करूँ, अब इसको मुझे और किस हिसाब से मॉडिफाई करना है, किस प्रकार से इसको कार्य करूँगा तो और अच्छा इम्प्रेस होगा या और अच्छा ऊंचाइयों पर जाएगा। ये प्रोडक्ट इस हिसाब से बनाए तो हो सकता है कि ये प्रोडक्ट तब अच्छा निकले। तो वो नई टेक्निकों को खोजना, एक तरह से रिसर्च के तौर पर नवीन दिमाग लगाना, नई चीज़ों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा बतलाना। तीसरा जो बात बतलाई है वह है सृजनशील बालकों में, सृजनशील बालक में कलाकार एवं वैज्ञानिक, बालक में कलाकार एवं वैज्ञानिक सृजनशील बालक में कलाकार एवं वैज्ञानिक बनने की संभावनाएं अधिक होती है। सृजनशील बालक में कलाकार एवं वैज्ञानिक बनने की संभावनाएं अधिक होती गई है। क्या कहा है, तीसरे पॉइंट में कहा है जो सृजनशील बालक हैं वो या तो क्या बनेंगे, कलाकार, या फिर वो बनेंगे क्या, वैज्ञानिक। तुमने वैज्ञानिक को देखा है या डॉक्टर्स, इंजीनियर, जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले लोग हैं उनको देखा है। उच्च बुद्धि लब्धि वाले बोल या तो वैज्ञानिक बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या फिर दार्शनिक, चिंतन जो हमेशा करते रहते हैं। अब अंतर्मुखी बताओ, वो जुंगने का जो आपने व्यक्तित्व पढ़ा होगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी वाला जो उनका व्यक्तित्व था। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो होते हैं अंतर्मुखी, जैसे वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक डॉक्टर,
ये लोग कैसे होते हैं? ये होते हैं अंतर्मुखी। मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी से क्या मतलब? इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनसे अपने आप में ही मस्त रहना, नई नई टेक्निकों को खोजना है, नवीन इसमें किस प्रकार से मॉडिफाई करेंगे और हमें क्या करना चाहिए, वो होते हैं अंतर्मुखी के व्यक्ति। वो अकेला रहना पसंद करते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, किसी के साथ बाह्य वातावरण में रहना पसंद कम करते हैं। आपने डॉक्टर को देखा होगा, डॉक्टर ज़्यादातर आप बोलते हो और उनके जो क्वेश्चन होते हैं या जो भी प्रॉब्लम आपकी होती है उनको सुनकर चुपचाप दवाई लिख देता है, फालतू की बकबक तो नहीं करता। वो होते हैं अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी में आएंगे आपने जैसे सामाजिक लोग, सामाजिकता में जो अधिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसे सबसे अधिक कौन आएगा इसमें? राजनेता। आपने राजनेता देखा, सभाओं में बुलाकर सबको इकट्ठा कर देना, सबके साथ तुरंत जो घुल मिल जाए, वो कौन सा? बहिर्मुखी का व्यक्तित्व। कहते हैं ना, अरे इस बालक का व्यक्तित्व कैसा? हमेशा चुप चुप रहता है, शांत रहता है, किसी से ना बोलता है ना चालता है। तो वो कैसा होगा? वो बालक अंतर्मुखी का व्यक्तित्व का होगा। और जो बालक होगा वो सबके साथ तुरंत समायोजित हो जाता है, तुरंत सबको मेलजोल कर लेता है, वो बालक कैसे होगा? बहिर्मुखी बालक। और जो विशेषताएं दोनों में पाई जाएंगी वो कहे जाएंगे उभयमुखी बालक। ये बालक अंतर्मुखी भी है और बहिर्मुखी भी है, अर्थात दोनों। तो वो ज़्यादातर जो डॉक्टर और वैज्ञानिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो क्या होते हैं? अंतर्मुखी के व्यक्तित्व के होते हैं। उसी प्रकार सृजनशीलता में बतलाया गया है कि जो कलाकार, सृजनशील बालक कलाकार और वैज्ञानिक बनने की संभावनाएं अधिक होती है। इसमें बतलाया है आगे कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले छात्रों में सृजनात्मकता डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि उच्च श्रेणी के व्यवसाय से संबंधित होते हैं। वकील कौन से व्यक्तित्व के धनी होते हैं? ये बहिर्मुखी के होते हैं, अंतर्मुखी के अंतर्गत। उच्च बुद्धि लब्धि वाले ये क्रिएटिव बालक के अंतर्गत तो आते हैं, पर ये होते हैं कौन से मुखी? बहिर्मुखी। क्योंकि ये तुरंत समायोजित हो जाते हैं, किसी भी बात को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट किस प्रकार से करना है उस प्रकार से करते हुए ये वकील आते हैं बहिर्मुख। तो उच्च बुद्धि लब्धि वाले सृजनशील बालक होते हैं, जैसे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, वैज्ञानिक होंगे और वकील होंगे। इसके बाद आता है परिपक्वता एवं सृजनात्मकता। अब परिपक्वता का काल, विकास काल परिपक्वता का अर्थात परिपक्वता का सृजनात्मकता से पर्याप्त संबंध रहा है। जो परिपक्वता है उसका सृजन से, ये थोड़ी बालक बचपन से बालक क्या होता है? सृजनशील होता है, छोटा बालक है, पर जब तक वो परिपक्व नहीं होगा, जिस अवस्था में बालक जैसा रहेगा उसके अंतर्गत ऐसी ही वो सृजनशीलता की एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। छोटा है तो छोटे बालक, जैसे आप देखते हो घर में खिलौने बहुत सारे पसंद है बालकों को, तो बहुत सारे खिलौने लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। छोटे जो बालक होते हैं, जैसे शैशवावस्था, उत्तरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस अवस्था के जैसे शैशवावस्था के जो बालक होते हैं, जो खिलौने के अधिक प्रिय होते हैं, उनको खिलौना ही उनकी सबसे बड़ी पसंदीदा चीज बन के आती है। तो उन बालकों के लिए वो सृजनशील बालक होते हैं, एकत्रित करते हैं। तो विकास दर जैसे जैसे बालकों का बढ़ता है, बालक उसी हिसाब से परिपक्व होते जाते हैं और उसी हिसाब से बालक की क्रिएटिविटी चेंज होती जाती है। बालक किस कार्य कहते हैं ना, कि पूत के पाँव तो पालने में। और वो पालने का अर्थ पहले के जो बुजुर्ग लोग हमारे कहते थे कि पूत के पाँव तो पालने में, पता चल जाइए हमारे पहले वो कहते थे सेवा के अर्थ में, कि ये बच्चा कितना अच्छा और कितना बेकार, कहाँ तक ये बालक सत्यता की ओर जाएगा। तो वही चीज आ जाती है इसमें कि सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनका संबंध परिपक्वता से भी होता है, अर्थात परिपक्वता का संबंध सृजनात्मकता से कहा गया है। अब टॉरेंस एक मनोवैज्ञानिक हुए, टॉरेंस ने निष्कर्ष निकाला है कि सृजनात्मक शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक स्थिर रूप से नहीं बढ़ती है। टॉरेंस ने क्या कहा है? सृजनात्मकता टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता शैशवावस्था से लेकर
किशोरावस्था तक शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक स्थिर रूप में नहीं बढ़ती है। किशोरावस्था तक स्थिर रूप में नहीं बढ़ती है। ये जरूरी नहीं यहाँ बालक जितना क्रिएटिव होगा उतना ही क्रिएटिव कहाँ होगा, यहाँ। ये कोई जरूरी नहीं है। जो बालक क्रिएटिव शैशवावस्था में, वो बालक क्रिएटिव किशोरावस्था में हो, या शैशवावस्था में ना रहकर बालक किशोरावस्था में सृजनशील हो जाए, तो ये क्या नहीं होती है, स्थिर रूप से नहीं रहती है। क्या? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। किसके कथन है ये? टॉरेंस के अनुसार। सृजनात्मक परीक्षण में कुछ बिंदुओं पर झुकाव आते हैं। ये झुकाव बदलाव 5 वर्ष की अवस्था में दूसरी और तीसरी कक्षा में होते हैं। सृजनात्मकता में कुछ जगह क्या आते हैं? झुकाव। कितनी अवस्था तक? 5 वर्ष की अवस्था तक। जो कौन सी कक्षा में आते हैं? 5 वर्ष की अवस्था में बालक कौन सी कक्षा में होगा? दूसरी और तीसरी कक्षा में होते हैं। तब बालक क्या होते हैं? देखा मैंने बाल्यावस्था पढ़ाया था, उस समय आपको बताया ना, झगड़ालू, एक दूसरे से ईर्ष्या तो नहीं रखते, 5 वर्ष के बाद ही ईर्ष्या रखते हैं। दूसरी और तीसरी कक्षा के बालक, इसमें क्या आ जाता है? में झुकाव आता है बालकों में। दूसरी और तीसरी कक्षा के बालक में झुकाव आना कुछ बिंदुओं पर। कहाँ पर? सृजनात्मकता। कह रहे हैं ना, स्थिर न होना, सृजनशीलता का स्थिर न होना, क्रिएटिविटी का स्थिर न होना। शैशवावस्था में और किशोरावस्था में ये थोड़ी, शैशवा में होगी वही किशोर, शैशवा में उसके अलग लक्षण दिखाई देंगे, किशोरावस्था में उसके अलग लक्षण दिखाई देंगे। तो इसका कुछ झुकाव कहाँ पर देखने को मिलता है? 5 वर्ष की अवस्था के बाद, या 5 वर्ष की अवस्था में दूसरी और तीसरी कक्षा के अंतर्गत। इसके बाद 11वीं कक्षा तक ये झुकाव आते हैं। दूसरी और तीसरी तक तो हो ही गए, उसके बाद कहाँ पर आते हैं? 11वीं कक्षा तक। तब ये झुकाव देखने को, तब बालक क्या हो जाता है? यहाँ तो होता है बालक शैशवावस्था का, और 11वीं कक्षा का बालक क्या हो जाएगा? किशोरावस्था का बालक हो जाएगा। तो वहाँ पर भी इसकी क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, सृजनात्मकता बालक के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर भी ये बिंदु आपको देखने को मिलेगा। टॉरेंस ने अपने अध्ययन का आधार अंतः सांस्कृतिक अध्ययन को बतलाया है, अर्थात क्रॉस कैरिकुलम, क्रॉस कल्चर, अंतः सांस्कृतिक, क्रॉस कल्चर। क्या बताया? सृजनात्मकता का टॉरेंस ने अपने अध्ययन का आधार अंतः सांस्कृतिक अध्ययन को पाया है, क्रॉस कल्चर के बारे में बतलाया है। यहाँ पर उनकी कुछ क्रिएटिविटी है वो चेंज हो जाती है। इसके बाद टॉरेंस ने सेवाकालीन अध्यापकों को सृजनात्मक शिक्षण की विधियों को बताया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। टॉरेंस जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए थे, दार्शनिक हुए थे, उन्होंने शिक्षकों के लिए भी, जो अध्यापन का कार्य कराते, उनके लिए भी शिक्षण विधियों का, अर्थात सृजनात्मकता का नवाचार के रूप में विधियां बतलाई, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। अतः उन्होंने दिशा निर्देशात्मक या निर्देशात्मक सामग्री का निर्माण किया। उन्होंने ड्रेमोटिक ऑडियो टेप सामग्री को भरा और उसका उपयोग किया। इसमें चिंतन तथा सृजन संबंधी अनेक समस्याएं थी। पहले तो क्या किया? टीचर को स्वयं बतलाया, पर जो बतलाया हुआ चीज है वो सफल नहीं हो सकी। खूब सारी नवाचारों के माध्यम से, सृजनात्मकता के माध्यम से शिक्षण करवाया, परंतु वो कार्य क्या नहीं हुआ? सफल नहीं हो सका। तो फिर बालकों को
उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने ड्रेमोटिक ऑडियो टेप सामग्री को भरा, सामग्री का निर्माण किया, ऑडियो टेप सामग्री को मैं भरा। फिर उन्होंने क्या किया, फिर चिंतन किया। वो सामग्री जो उन्होंने ऑडियो वीडियो के माध्यम से उन्होंने देखी, ऑडियो के माध्यम से, तो उस सामग्री को सुना, उस समस्याओं का उन्होंने क्या किया, चिंतन किया कि कौन कौन इसमें चिंतन तथा सृजन संबंधी अनेक समस्याएं थी। डेमोटिक और ऑडियो टेप की सामग्री में चिंतन और सृजन से संबंधित बहुत सारी क्या थी, समस्याएं थी। बच्चों के विकास तथा सृजन से वही संबंध है जो अधिगम तथा परिपक्वता का है। बच्चों के विकास का सृजन से, बच्चों का विकास से वही संबंध है जो अधिगम का परिपक्वता से संबंध होता है। बालकों का विकास से वही संबंध है या सृजन से वही संबंध है, बालकों के विकास का सृजन से वही संबंध है, विकास का सृजन से वही संबंध है जो अधिगम का परिपक्वता से संबंध होता है। उनके विकास का सृजन से भी संबंध होता है, जैसा हम किसके करते हैं, अधिगम, सीखना का परिपक्व कहते हैं ना, छोटा बालक है धीरे धीरे सीखेगा, तो परिपक्व अवस्था तक वो सारा कुछ सीख जाता है। उसी प्रकार से बच्चों का विकास भी सृजनात्मक से वही संबंध लिए हुए रखता है। इसमें परिपक्वता का ध्यान रखते हुए, जब परिपक्वता का ध्यान रखते हुए बालक किस आयु का है, किस कैटेगरी का बालक आता है, किस आयु का बालक के अंतर्गत क्षमता है या नहीं है, उन प्रश्नों के जवाब देने की, उन प्रश्नों के माध्यम से ही बालक के परिपक्वता का पता लगाया जा सकता है। तो परिपक्वता के आधार पर बालकों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे डॉक्टर यह निश्चय किस प्रकार करता है कि रोगी को कौन कौन सी दवाई लेनी चाहिए। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो कैसे निश्चय करता है कि जो पेशेंट आया मेरे पास, जो उसके पास जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है उसके क्रिएट कर रही है, वो कौन कौन सी दवाई किस प्रकार से ले, तो ये कैसे चिंतन करेगा, सृजनशील बालक है। उन्होंने उस रोग के बारे में पहले ही सब कुछ जानकारी रख रखी है, वो परिपक्व है, इतना परिपक्व है कि मैं सामने वालों को किस हिसाब से ट्रीटमेंट करूं, उसका इलाज किस प्रकार से करूं, तो ये परिपक्वता के अंतर्गत ही आ जाती है। जैसे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, आपके पिता यह किस प्रकार जानते हैं कि बाग में बीज किस प्रकार लगाया जाता है, या फिर आपके पिता यह कैसे जानते हैं कि खेतों में बीज किस प्रकार से लगाते हैं, तो वो उस चीज में परिपक्व हो गए हैं, तो ये परिपक्वता से संबंधित। छोटे बच्चे से कह दो कि बेटा जाके आप पौधा लगाया या पौधे में पानी दे आओ, तो पानी देने के तरीका आप नहीं जानते क्योंकि वो छोटा है, इतना परिपक्व नहीं है, उस कार्य को नहीं जानता है। तो ये कुछ प्रश्नों के अंतर्गत हम बालकों के परिपक्वता के होने की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब कुछ सृजनात्मकता के शिक्षण और अधिगम के बारे में आपको बतलाते हैं। सृजनात्मक शिक्षण कुछ अधिगम शिक्षण कार्य के सुचारू रूप से चलाने के लिए सृजनात्मक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है।
सृजनात्मक सिद्धांतों का उपयोग। हम शिक्षण कार्य को शुरुआत करते हैं, शिक्षण का कार्य कराते हैं, बालकों को अधिगम कराते हैं, तो हम कुछ विधियों का प्रयोग करके उन सिद्धांतों के द्वारा अधिगम कराते हैं कि किस टेक्निक के द्वारा बालक सीखेगा। बालक के की वैयक्तिक भिन्नता को देखते हुए हम बालक को अध्ययन करवाते हैं। सृजनात्मक शिक्षण के तहत व्यक्ति के निजी जीवन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान होता है। सृजनात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने सृजनात्मक कला के तहत कक्षा में छात्रों के समक्ष ज्ञान को इस प्रकार प्रकट करे कि छात्र सहजता पूर्वक उसे ग्रहण कर लें। बालकों की अपने जीवन से संबंधित काफ़ी सारी समस्याएं होती है। जब कक्षा के अध्यापक कक्षा के अंतर्गत आता है तो ये कक्षा अध्यापक का कर्तव्य है कि वो बालक की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को किस प्रकार से समाधान करवाएंगे, या बालक के व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हुए हमें सृजनशीलता का उपयोग करते हुए हम बालक को किस प्रकार से उनकी समस्याओं से निजात पाएं, अपना अधिगम किस प्रकार से करवाएं। सृजनात्मकता शिक्षण के तहत छात्रों में सीखने की आदत पड़ जाती है। अतः सृजनात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए कुछ अधिगमन का प्रयोग इस प्रकार किया जा सकता है। अधिगमन, हम अधिगम करते हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, उसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अधिगमन का प्रयोग, नंबर 1, सुधार का तरीका। सुधार का तरीका, सृजनात्मक शिक्षण की यह अच्छी विधि है। सृजनात्मक शिक्षण की अच्छी विधि यह है कि बालक को किसी कार्य या प्रक्रिया में सुधार हेतु संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। विज्ञान क्षेत्र में नवीन आविष्कार इसी गुण का परिणाम है। विज्ञान क्षेत्र में नवीन आविष्कार इस गुण का परिणाम है। क्या कहलाए? सुधार का तरीका। सृजनात्मकता के शिक्षण के तहत यह सृजनात्मक शिक्षण की अच्छी विधि वह है कि किसी कार्य या प्रक्रिया में सुधार हेतु संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। कोई भी आप कार्य करा रहे हो, बालक वो कार्य करके लाए, तो ये आपका दायित्व बनता है कि बालक ऐसा तो है नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट सही करके ला, जो भी उन्होंने वहाँ पर गलती की है उन्हें पुनः संशोधन करने के लिए कहा जाए। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में नवीन आविष्कार होते हैं, नए नए टेक्निकों के द्वारा आप अपन उसमें और मॉडिफाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप बालक को सुधार करने का तरीका सृजनशील बालक के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक सिद्ध होता है। अगला जो इसका पॉइंट है वो है अन्वेषण करने का तरीका, अर्थात खोज करने का। अन्वेषण करने का तरीका, अर्थात खोज करने का तरीका। बालक नई नई टेक्निकों के द्वारा, नई नई रिसर्चों के द्वारा खोज करते हैं, अपनी चीज़ों को ढूंढ के लाते हैं, प्रदत्त अर्थात आंकड़े एकत्रित करके उनमें नवीनता को लाते हैं। तो नवीनता लाना क्या है? ये भी सृजनशीलता के अंतर्गत आता है। इस विधि के अंतर्गत बालकों के समक्ष समस्या प्रस्तुत की जाती है और उसका हल खोजने के लिए कहा जाता है। छात्र अपनी सृजन शक्ति के आधार पर अन्वेषण करके समस्या का समाधान खोजते हैं। अन्वेषण करने का तरीका, बालकों को आप समस्या क्रिएट कराओगे तो बालक क्या करेगा? चिंतन करेगा, तर्क करेगा
और वो खोज करने के लिए तत्पर हो जाएगा, तो खोज किसका, सृजनशील बालक होगा तभी तो खोज करेगा। एक तो आप मूड बालक को दे दो कि आप कोई समस्या करके उसकी तरफ से वो ऐसी समस्या आपने दी तब रखी थी और ऐसी आप 10 दिन के बाद देखोगे तो अभी, क्योंकि वो सॉल्व करना ही नहीं जानता। तो सृजनशील बालक दिमाग लगा के खोज करके उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयत्न करेगा। अगला जो इसका पॉइंट है वो है वर्गीकरण की योजना का निर्माण। वर्गीकरण की योजना का निर्माण। वर्गीकरण की योजना का निर्माण। अधिगम की सभी शाखाओं में तथ्यों एवं आंकड़ों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ती है। अधिगम की सभी शाखाओं में तथ्यों एवं आंकड़ों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता होती है। कोई भी तथ्य हो, कोई भी आंकड़े हो, तो उनका हम पॉइंट बाय उनका क्लासिफिकेशन करते जाते हैं, वर्गीकरण करते हुए बालकों को समझाते हैं। बालक कोई भी कार्य अपना रिप्रेजेंट कर रहा है तो बालक तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर उसका क्या करेगा, वर्गीकरण करेगा। तो वर्गीकरण की योजना का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। कुछ विषयों में तो आंकड़ों का वर्गीकरण करके ही विषयों को समझा जाता है। व्याकरण का शिक्षण एवं अध्ययन वर्गीकरण पर ही आश्रित है। बालकों में सृजनात्मकता का शिक्षण देने के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण उन्हीं से कराना चाहिए। व्याकरण के लिए तो ये सर्वश्रेष्ठ है। जैसे विद्यालय आपने ले लिया, तो विद्यालय बना कैसे, अब इसका वर्गीकरण ही तो होगा। शिक्षक चलो 1-2 बार शुरू में उनको बता देगा ऐसे ऐसे होता है, पर जहाँ तक होगा वहाँ तक बालकों से ही ये सारी चीज़ें हल करवानी पड़ेगी। अब एक पूरा शब्द हो गया है विद्यालय, अब इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कैसे करके समझाओगे। विद धन आलय, ये तो होगा मोटा रूप इसका। अगर आप इसका और भी खोल के करोगे, वे ई दे ये ए आ ले ए ये और प्लस ए, तो ये हो गया इसका संपूर्ण क्लासिफिकेशन। तब बनाइए विद्यालय। कहाँ स्वर है, कहाँ व्यंजन है, कहाँ व्यंजन अलग आधे आते हैं, स्वर पूरे आते हैं, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन करके समझाना। तो ये कार्य आपको अध्यापक का कर्तव्य होना चाहिए कि बालकों से ही करवाए, तो बालक की तर्क शक्ति, सृजनशीलता और भी अच्छी होगी। बालक सृजनात्मकता के गुणों में विकसित होगा। तो ये हो गई वर्गीकरण की योजनाओं का निर्माण। यहाँ तक हमने आपको अधिगम, सृजनात्मक शिक्षण और कुछ अधिगमन, इसके बारे में आपको बतलाया। अब इसके कुछ पॉइंट है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। अधिगम, सृजनात्मकता एवं अधिगम के कुछ और 8-10 पॉइंट और हो गए हैं जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करवाएंगे। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।